गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 36 और आज हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर और देखते हैं कि आज के पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधा स्ट्रेट लाइन इसमें यूज होगा और आधा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी यूज होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में है और दूसरा सिंपल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और वो तुमको ये भी कह रहा है कि दीज टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। सेम साइड ऑफ द लाइन, देखो कोई भी पॉइंट्स अगर सेम साइड ऑफ द लाइन में लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन पॉइंट्स की वैल्यूज को अगर तुम लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे तो बोथ द पॉइंट्स विल आइदर गिव यू पॉजिटिव वैल्यू और बोथ द पॉइंट्स विल गिव यू नेगेटिव वैल्यूज। अगर दोनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद लाइन की इक्वेशन तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू दे रही है या दोनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद लाइन की इक्वेशन तुम्हें नेगेटिव वैल्यू दे रही है, इन बोथ द केसेस यू कैन से द टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लो इस लाइन की इक्वेशन में। इसको मैं नाम दे रहा हूं एल का। तो अगर तुम 3,2 इसके अंदर पुट करते हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू ए वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा को जब तुम इस लाइन के इक्वेशन के ऊपर पुट करोगे तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसके लिए तुमको सेम लाइन की इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा को पुट करना पड़ेगा और ये मान के चलना है कि इट्स द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1, और यहां पे तुम्हारा ट्रिक काम आएगा कि जब साइन और कॉस सेम एंगल के साथ आ जाते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वी डिवाइड इट विथ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए और बी दोनों ही 1 1 है तो इसको हम लोग दोनों साइड में √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन गया 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। इस वैल्यू को तुम लिख सकते हो साइन का π/4 प्लस थीटा, या सीधा लिख लो साइन का थीटा प्लस π/4। और ये जो वैल्यू है 1/√2 ये दो जगह तुम्हें मिलेगी, एक साइन के π/4 में, तब तुमको ग्रेटर रखना है, और दूसरे साइड से तुम्हें लेना है साइन का थीटा प्लस π/4 लेस देन साइन 3π/4। अब दोनों साइड से साइन साइन कैंसिल करो तो यहां से तुम्हें एक वैल्यू मिल गई कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और दूसरे साइड से ये वैल्यू मिल जाएगी कि थीटा इज लेस देन, दोनों को काटने के बाद 3π/4 माइनस π/4। अब यहां से देख सकते हो 3π/4 माइनस π/4 करने पे ये वैल्यू हो जाएगा π/2। तो तुमको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से कम होनी चाहिए। सो दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में। अगला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल। अब देखो इन सर्कल निकालने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सर्कल डिपेंड करता है इन सेंटर के ऊपर, और इन सेंटर होता है ट्रायंगल के अंदर बने हुए सर्कल का सेंटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन सर्कल of that triangle which is formed by the axis and the line 4x plus 3y equals to 6। मतलब तुम्हें फिगर को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये तो है तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके ऊपर से एक लाइन गई है यूं, तभी जाके ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तभी जाके इस बात की मीनिंग फिट होती है कि द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द एक्सिस एंड द लाइन 4x plus 3y equals to 6। तो 4x plus 3y equals to 6 लाइन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि इतना तो तय हो चुका है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को दिखा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स। जैसे ही हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x/3/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। मतलब ये लाइन x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है दैट लेट अस टेक इट एज a, ये 3/2 है, और y एक्सिस के ऊपर में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है दैट यू कैन सी दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसको बना लेते हैं 2, और ये जो कि हाइपोटेनियस का काम करेगा आगे जाके, इसको रख लेते हैं C पे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है अपने पास, तो 2 का स्क्वायर
प्लस 3/2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सी, जो कि सॉल्व होने के बाद आ रहा है 4 + 9/4, दैट मीन्स 25/4 आ रहा है। इसका मतलब हाइपोटेनियस फाइनली हो गया 5/2। अब ये सब हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे पास में इस सर्कल के अंदर जो इन सेंटर है, वैसे भी हम लोग को इन सर्कल निकालना है, तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालने पड़ेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो इन सेंटर होगा दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू r, r मतलब इन रेडियस, और इन रेडियस का मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ है a + b - c/2। परपेंडिकुलर बेस को ऐड करके हाइपोटेनियस में से माइनस करना है। तो अगर मैं ये काम यहां करता हूं तो 3/2 + 2 - 5/2 अपॉन में 2, ये काट कूट के r की वैल्यू हो जाएगी 1/2। दैट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर आ गया है, मतलब जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, यू कैन से ऑल्सो रेडियस 1/2 1/2 हो गया। और जैसा कि मैंने बोला ये दोनों सेम होते हैं, और साथ में तुमने रेडियस भी निकाल लिया है, दैट इज 1/2। तो अब हम लोग जा सकते हैं सर्कल के इक्वेशन को लिखने के लिए, जो कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। अब यहां पे पुट कर दो 1/2 एंड 1/2 इन प्लेस ऑफ h एंड k, और रेडियस का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करने की बात है, सॉल्व करके ऑप्शन आने वाला है सी ऑप्शन, बट मैं फिर भी दिखा देता हूं कैसे। देखो x² + 1/4 माइनस a² + b² - 2ab, मतलब यहां पे x आएगा, प्लस y² + 1/4 - y इज इक्वल्स टू 1/4। तो एक 1/4 मैंने कट कर दिया, और दूसरे को एलसीएम बना लूंगा तो ये पहला टर्म को बना देगा 4x², फिर आएगा 4y² - 4x - 4y, और एक +1 और रह जाएगा। तो टोटल आंसर तुमको दिख रहा है, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन तुम लोग को कई बार मैंने बताई हुई है, अलग अलग पेपर्स में हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए। x² अपॉन a² - y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, और इसके अंदर से इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट का 1 + b²/a²। देखो इस क्वेश्चन में इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही उसको लिख लिया। अब तुम्हारे इस क्वेश्चन के हिसाब से हाइपरबोला की जो इक्वेशन दे रखी है वो है ये x² अपॉन cos² अल्फा माइनस y² अपॉन sin² अल्फा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अल्फा वेरीज, मतलब अल्फा के वेरिएशन का इन चारों ऑप्शन में से किसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि तुमको चारों ऑप्शन में क्या जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए कोऑर्डिनेट, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर में अगर तुम एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स देख रहे हो तो वर्टेक्स इसको बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 इस साइड से और -a,0 इस साइड से। तो a के जगह बैठा हुआ है, a² के जगह बैठा हुआ है cos² अल्फा, तो a हो जाएगा cos अल्फा। दैट मीन्स अगर अल्फा वेरी करेगा तो a पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसको तो गलत ही बना लो। दूसरा ऑप्शन है एब्सिसा ऑफ फोकाई। फोकस कहां पे होता है? फोकस होता है ये दोनों जगह में, F1 एंड F2। फोकस के कोऑर्डिनेट हमने पढ़े थे ±AE,0, या जिसको हम लोग ±C,0 भी बोलते हैं। और C जो होता है दैट इज नथिंग बट अंडर रूट का a² + b², एंड इन दिस केस तुम्हारा a² और b² तुम देख सकते हो cos² अल्फा और sin² अल्फा है। तो अगर तुम ये वैल्यूज को यहां पुट कर दो तो यू कैन फाइंड दैट कि तुम्हारा ये जो एब्सिसा और सो कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द फोकाई जो है वो तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा मतलब इट इज चेंजिंग इनटू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अब अल्फा अगर वेरी भी करता है तो इस 1 पे कोई असर नहीं करेगा, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर भी है, बाकी सब में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको मैं कट कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तुम्हारे पास में एक स्फीयर है, और ये स्फीयर क्या कर रहा है, एक प्लेन को टच कर रहा है एक पॉइंट में। टच का मतलब ही होता है एक पॉइंट में टच करना, मतलब छूता हुआ जा रहा है ऐसे। तो प्लेन की इक्वेशन तुमको दे रखी है x + y + z इज इक्वल्स टू -a√3, पर मैं उसको यहां ले आता हूं +a√3 = 0। ये तुम्हारे प्लेन की इक्वेशन है, और जो स्फीयर है उसको अभी तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है कि स्फीयर हो या सर्कल हो, x² y² के साइड वाली वैल्यूज जो होनी चाहिए वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। यहां पे ये 2 के इक्वल है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए वी हैव टू डिवाइड 2 इन एंटायर इक्वेशन।
तो डिवाइड करते ही ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2z प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब अगर तुमको ये देखना है कि ये स्फीयर इस प्लेन को टच करता है, तो सेंटर जो होगा स्फीयर का, जो कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है थ्योरी में, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, इस सेंटर की इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए इस स्फीयर के रेडियस के साथ में। तो अभी हम लोग को दो काम करना है, एक रेडियस निकालना है जो कि अभी हम लोग निकालेंगे यहां से, और साथ में सेंटर भी निकालना है, क्योंकि सेंटर निकालेंगे तभी इस सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से नापेंगे। और ये दोनों रेडियस और सेंटर से प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम हो जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी हुआ है कि टचेस है, तभी जाके तुम ए की वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बहुत सारे काम करना है, एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर लिखते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो यहां से आ जाएगा, इसका आधा करना है, साइन चेंज करना है, तो 1/2। इसका आधा करना है, साइन चेंज करना है, तो -1। इसका आधा करना है और साइन चेंज करना है, तो फिर से हो गया 1। ये हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1 माइनस डी माइनस 3/2। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या वैल्यू दे रहा है अभी पता चल जाएगा। 2 + 1/4, 2 + 1/4 मतलब 9/4 माइनस 3/2। एलसीएम ले लिया, 4 का आ गया, 9 माइनस 6, मतलब टोटल वैल्यू आ रही है 3/4 का होल अंडर रूट। दैट मीन्स रेडियस बन गया तुम्हारा रूट का 3/2। ये मैंने निकाला है, यहां पे इसको संभाल के रख लेता हूं। अब अगला काम मुझे क्या करना था, सेंटर का डिस्टेंस नापना है इसके साथ में। उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज d इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ au1 प्लस vv1 प्लस cw1 प्लस d पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाद में इन दोनों को इक्वेट कर देंगे रेडियस के साथ में। तो ये डिस्टेंस अगर मैं नाप रहा हूं, तो हमारे पास में जो भी सेंटर यहां पे अवेलेबल है, इनको उठा के यहां डालना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो सेंटर तुम्हारा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है, तो ये आ गया 1/2 -1 +1 प्लस a√3 पूरे का मॉडुलस अपॉन में जो भी तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड बनेगा √3, और ये वैल्यू इक्वेट होगी √3/2 के साथ। अब ये करने के बाद अब मॉडुलस हटा दो, -1 + 1 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आ गया 1/2 प्लस a√3 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ये 1/2 उधर जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन आ गया मेरे पास में a√3 इज इक्वल्स टू 1/2 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो टोटल वैल्यू आ रही है, अच्छा ये एलसीएम लेने के बाद, तो 1/2√3, 1/2√3 ये तुम्हारा ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, बी ऑप्शन में, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वेक्टर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर से हम लोग को एक रिजल्ट मिलने वाला है, और उस रिजल्ट को तुम्हें याद रखना है टिल योर पेपर टाइम, उसके बाद भी। तो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर में यू कैन सी ए बी वैक्टर तुमको दे रखा है, ऐसे बना लेते हैं ए बी वैक्टर, ए टूवर्ड्स बी, दैट इज 3i कैप प्लस 4k कैप, और साथ में ए सी वैक्टर तुमको दे रखा है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। इनको वो साइड्स कह रहा है, और तुमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अच्छा, मीडियन का काम क्या होता है, ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करता है, तो तुमको एडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड यू नो कि मीडियन है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी एरो सही से लगाना। अब ए बी का डायरेक्शन यहाँ है, बी डी का डायरेक्शन यहाँ है, तभी ये ए डी यहाँ आया है। सेम उसी तरीके से ए सी का डायरेक्शन यहाँ है, तो सी डी का डायरेक्शन यहाँ होगा, तभी ए डी यहाँ आएगा। ट्रायंगल लॉ। अब इन्हीं बातों को एक बार ट्रायंगल लॉ बना के लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी वी कैन राइट ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वैक्टर, और फिर उसी तरह से इन ट्रायंगल ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वैक्टर। इसको बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर दो। अब जब तुम इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ए बी ऐड हो गया ए सी के साथ, बी डी और सी डी को जब तुम ऐड करने जाओगे तो यहां कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलेगा।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अभी देखना, और एडी एडी तुम्हारा मिला के हो गया 2AD वेक्टर। अब ये क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि देखो BD वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और CD वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों बराबर होने के साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, मतलब BD इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ CD, तो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। और यहां से AD वेक्टर जो कि लेंथ होगा मीडियन का, वो किसके बराबर आ गया, हाफ AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर के। ये रिजल्ट तुमको याद रखना है। अब तुम्हारे पास में जो भी दोनों वेक्टर्स दिए थे उनको एक बार जल्दी से ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 3i प्लस 5i ये हो गया 8i, जे के लिए कुछ है नहीं तो -2j, और 4k प्लस 4k हो जाएगा प्लस 8k। अब 2 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब ये है अल्टीमेटली तुम्हारा AD वेक्टर जो कि मैंने अभी निकाला है, और अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे जिसको डिस्टेंस या लेंथ बोल सकते हो, तो वो हो जाएगा 16 + 1 + 16, दैट मीन्स आंसर इज रूट का 33। सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो सी विल बिकम योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। बट इसको करने से पहले इसके अंदर जो यूज होगा वो मैं पहले ही लिख देता हूं। 1 + ω+ω² 0 होता है, ये बात याद रखना है हम लोग को। तो यहां से हम लोग को 3 रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि एक एक करके मैं यहां पे यूज कर दूंगा। सबसे पहले 1 + ω², अगर 1 + ω+ω² 0 है तो 1 + ω² -ω होगा, एक माइनस ओमेगा पहले से है तो ये बन गया -2ω। अब दूसरी चीज जो हमें पता है वो क्या है कि ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल उसको 1 बना देता है। तो यहाँ पे ओमेगा के पावर में 4 है, वो 3 का तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूं तो ये बन जाएगा ω³ इंटू ओमेगा, दैट मीन्स ω4 को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। ना 1 + ω इज -ω², 2 बार आ गया है -ω², तो ये -2ω²। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 बन जाएगा, ω³ 1 होता है, तो दो टर्म को कंबाइन करके मुझे 4 मिल गया जो कि होता है 2⁴। और ये सीरीज इसी तरह से मूव कर रही है अप टू 2n फैक्टर्स तक। तो अगर मैं ऐसे पेयर वाइज वैल्यूज बनाते जाऊंगा तो मेरा ये जो 2n है ये कन्वर्ट हो जाएगा n में, और हर केस में तुमको 2⁴ मिल रहा है तो ये 2⁴ के पावर में n आ जाएगा, तो पूरा आंसर जो है वो बन गया 2⁴2n, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 7th क्वेश्चन, इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली, ये पहले भी आया, मैंने दिया है तुम लोग को, फिर भी एक बार बता देता हूं। ABC AP में है तो ऐसे क्वेश्चन है, मैंने तुम लोग को बोला था कि A को 1, B को 2 और C को 3 ले लेना, दैट इज द सिंपलेस्ट AP। और ABD को GP में कह रहा है, तो सिंपलेस्ट GP जो होगा दैट मीन्स 1, 2 एंड 4। अब तुमको पूछा है कि A माइनस B और D माइनस C किस में होंगे, तो A की तो वैल्यू 1 है, A माइनस B करोगे तो 1 - 2 -1, और D माइनस C करोगे तो 4 - 3 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, -1 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 1 × 1, दैट मीन्स ये तीनों वैल्यूज हो गए GP में, क्योंकि GP हमें ये कहता है कि अगर 3 वैल्यूज GP में है तो बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऐसा तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया B। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 8वां क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक करेक्शन था, ये तो मैंने क्लास में बता ही दिया था। करेक्शन क्या है कि तुम्हारे पास में जो इक्वेशन है उसमें कोई करेक्शन नहीं है, इक्वेशन इज करेक्ट, और इसके जो 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा ये भी सही है। करेक्शन वहां पे है 1/α² - Aα, वहां A ना होके अल्फा होगा, दैट इज द करेक्शन। और दूसरे में वाले में कोई और करेक्शन नहीं है, 1/β² - Aβ प्लस 2/A + B, इसकी तुमको वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर में भी मैं वैल्यू पुटिंग ही लगाऊंगा। आई विल जस्ट टेक द सिंपलेस्ट वैल्यूज फॉर द 2 रूट्स, α1 β2 ले लो, और इससे तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाएगा, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, x² - α + β × x + α β = 0, तो ये देगा तुमको x² - 3x + 2 = 0। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बन जाता है x² - ax, फिर प्लस a आएगा तो +a + b को साइड में लगा दो। अब जरा कंपेयर करके देखो क्या हो रहा है, a की वैल्यू हो गई है 3 और a + b हो गया है 2, तो तुम खुद ही बोल रहे हो a की वैल्यू 3 है तो यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। अब हमारे पास में 4 वैल्यूज हैं, अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -1। अब इन्हीं को लेके यहां चलते हैं, 1/α², α² तो 1 ही है, तो 1 - a अल्फा, a कितना है अपना 3 है, अल्फा 1 है तो 1 - 3 रह जाएगा,
प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस ए बीटा, तो 3 इंटू 2, ये भी हो गया 6, 4 माइनस 6। लास्ट वाला है 2 अपॉन ए प्लस बी, ए और बी क्या है 3 और -1, तो यहाँ पे 2/2 लिख दो। अब ये हो गया -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1, तो दोनों को ऐड करो, ये -1 हो रहा है, -1 + 1 को काटेगा, आंसर आ गया 0। आई थिंक 0 इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। जब भी कोई ऐसा वर्ड तुम्हें दे तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तुम्हारा वर्ड है इंडिपेंडेंस, तो स्पेलिंग तो ऊपर दिया ही हुआ है, वहीं से देख लो। और तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड आउट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। मतलब तुमको इसके अंदर से जो भी वर्ड बनाना है उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे वोवेल्स एक साथ होने चाहिए। तो इसमें वोवेल्स कितने हैं, 4 बार तो मेरे ख्याल से ई है और 1 बार आई है, इन सबको हम एक साथ रख लेंगे। अब इसको छोड़ के जो बच गया उनको अलग कर लो, एन डी पी एन डी एन सी। अब एक बार गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इन सबको एक मान के चलो, मतलब 8 फैक्टोरियल इनटू, अब देखो इधर 5 वैल्यूज है तो यहाँ 5 फैक्टोरियल लिख के तुम्हें क्या करना है कि जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4 वोवेल्स तो रिपीट हो रहा है तो उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। सेम उसी तरीके से जो कॉन्सोनेंट्स वाले पार्ट है वहां पे भी तुम देख सकते हो कि एन 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और साथ में डी भी 2 बार आ गया है तो एक 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, ये तुम लोग कर सकते हो आराम से। इसको मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आया था ए, और यही तुम्हारा सही आंसर है 16800। आई होप सबको ये सॉल्व करना आता होगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, बट अगर हम लोग इसको थोड़ा ढंग से करें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में बाइनोमियल का ये क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंशन है 1 + t² होल रेज टू द पावर ऑफ 12, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + t के पावर में 12 इंटू 1 + t की पावर में 24। अच्छा, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या चाहता है कि यू शुड गिव हिम द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर ऑफ 24। t टू द पावर ऑफ 24 के साइड में कौन सी वैल्यू होगी ये तुम्हें निकालना है। उसके लिए तुमको इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको तो तुम सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो इसके अंदर से टर्म निकलेंगे 1 + t टू द पावर ऑफ 24 + t टू द पावर ऑफ 12 + t टू द पावर ऑफ 36। ध्यान रखना, हम लोग को t की पावर 24 का कोफिशिएंट चाहिए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। इसके कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, 12c0 t² के पावर में 0, 12c1 t² के पावर में 1, 12c2 t² के पावर में 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ रुक जाएंगे, पहले एक सेकेंड सोचते हैं कि हमें मांगा उसने t की पावर 24 का कोफिशिएंट है, तो जो पहला टर्म है उसके पास t का पावर जो है वो है ही नहीं, 0 है, तो उसके लिए ये सूटेबल रहेगा। तो 12c0 इंटू 1 इनका कोफिशिएंट मैंने बना दिया, मतलब इनकी पेयरिंग कर दी है। उसके बाद t² है, देखो t² को 24 बनाने के लिए 22 की जरूरत पड़ेगी, इसके पास है नहीं, भूल जाओ फिर इसको। तो आगे जाके हम लोग को जो टर्म मिलेगा जो हमारे काम का होगा वो जाके मिलेगा 12c6 t² के पावर में 6। अब इसको जरा समझना, क्योंकि देखो 12c6 है, यहाँ पे एक एक करके पावर बढ़ रहा था, तो इसका जो कोफिशिएंट है यहां देखो 2 × 6 12 हो गया, यहां पे भी 12 × 6 12 हो गया, तो हमारे पास में 12c6 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, t की पावर 12 के साथ में, तो उसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो ये एक बन गया। अब एक और बनेगा और वो बनेगा लास्ट वाला, जब तुम इसके लास्ट वाले में पहुंचोगे, दैट इज कहां तक जाना है हम लोग को, 12 तक, 24 तक जाना है ना, तो यहां से आ जाएगा 12c12 t² के पावर में 12, यहां से 24 मिलेगा, उसको तुम इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 12c12 का अलग से एक वैल्यू लिख दिया। अब सोचो 12c0 की वैल्यू 1 होती है, 12c6 एज इट इज है, और 12c12 भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, और साथ में क्या है 12c6 जिसको हमने c12 लिखा है, तो ये वाला आंसर जो है ये तुम्हारा सही आंसर होगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज डेली टेस्ट पेपर नंबर, ये कौन सा था, 36 था। तो एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेना, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन तो वो तुम मुझे क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे मंडे को, डिस्कशन के साथ और उसको करने के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।